नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से इवनिंग स्पेशल एपिसोड में, हालांकि इस एपिसोड को मैंने सोचा था कि कल बंद करूं, लेकिन हमारे एपिसोड में असाना जी ने भी आना था, उनसे हमारा संपर्क हुआ क्योंकि पिछली बार बारिश के कारण और वहाँ के थोड़ा व्यवस्था जो है सिग्नल का ना होने के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। आज हमारे बीच में असाना जी आ चुके हैं और हमारे साथ बैठ चुके हैं। तो हम जानेंगे कि साना जी का जो 25 साल की राजनीति है और वो पूरा पू को संभाले रखा है उन्होंने अपने शासन काल में बड़े तरतीब से, और उनका सौंदर्यकरण करते आए हैं अपने राजनीति में। तो जानेंगे कि इन 25 सालों में उन्होंने किस प्रकार से अपनी यात्रा अपना जो पंचायत में बनाए रखा, और किस प्रकार से लोगों की जो है बातों को वो सुनते हैं और समझते हैं और कैसा निवारण करते हैं, इन चीजों को जानेंगे। और हमारे किन्नौर में बहुत सारी परियोजना आई, लेकिन पू में अभी तक किसी प्रकार का परियोजना को इन्होंने झंडी नहीं दी। इसके पीछे भी हम जानेंगे क्या कारण है। हाँ, क्या भविष्य में कोई ऐसी योजना है कि हरी झंडी मिले, अगर गांव को अगर कोई कंपनी बेनिफिट देती है या फिर गांव के हर लोगों को रोजगार आदि से मुहैया कराती है। इन चीजों का हम परिचर्चा करेंगे और जानेंगे। तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, हमारे बीच में बैठे हैं। नमस्कार साना जी, आपका मंच में स्वागत नमस्कार है जी। जी। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप आपने हमारे को मौका दिया। महोदय जी, ये हमारा सौभाग्य है आप जैसे गुणी लोगों को जो है लोगों को सामने लाना। पंचायती राज में किस प्रकार की राजनीति होती है, कैसे लोगों का दुख दर्द को समझना होता है, ये अब बखूबी हम आपसे समझेंगे। जी, थैंक यू जी, धन्यवाद। आप हमारे एमसीएन फेसबुक पेज से जुड़े, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। ये हमसे जो चैनल है आप फेसबुक में, आपने जो किन्नौर की जो दुख दर्द को आपने पूरा जिला किन्नौर के लोगों को बताने का जो आपने बीड़ा उठाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आभार महोदय जी, आभार। आप सभी का थैंक- प्यार और लोगों का प्यार मिलता रहे। नहीं, ठीक है, धन्यवाद जी। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएं और हम भी आपके सहयोग और आपका भी हमें सहयोग मिलता रहे और हमारा किन्नौर एक खुशहाल बने, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं जी। धन्यवाद जी। हमारे साथ जुड़े हैं पंचायत के जो है गुणी और राजनीति के विशेषज्ञ मानेंगे, क्योंकि 25 साल राजनीति इन्होंने चलाई है और 1995 से अभी तक ये चला रहे और आगे भी ये लड़ रहे हैं। और हालांकि अकेले ये नहीं, इनके पूरे परिवार राजनीति के लिए समर्पित है, गांव के लिए समर्पित है। इनकी अर्धांगिनी भी जो है 2 बार जो है पंचायत में अपना सेवा दे चुकी है प्रधान पद से। और जानेंगे अब हम इनका सवालों से सिलसिला जो जो भी हमारी जो एक इन्होंने जो एक उत्थान किया है अपने पू के लिए, जानेंगे और यहाँ प्रतिक्रिया भी आएगी, वो इनको पढ़ाएंगे हम। महोदय जी, आपके राजनीति का सफर 1995 से रहा है, तो आप क्या सोचकर राजनीति में आए थे, थोड़ा सा बताएंगे? और अभी तक आप राजनीति में ही हो, 1995 से आप स्टार्टिंग की राजनीति बताएं आप। ठीक है, मैं 1987 में +2 पास किया था। उसके बाद मेरे एक दिल के अंदर एक तमन्ना थी कि मैं जनता की सेवा करूं, और मैंने चाहा है कि भी जिला किन्नौर के अंदर भी और पू के अंदर भी जो मेरे गरीब लोग हैं, जो जिनके कोई सहयोग नहीं करते हैं, मैं उनको सहयोग दूं। और मैं बचपन से मेरा एक समाज सेवक का एक मेरा वातावरण रहा है, और मैं हमेशा लोगों के सेवा करने की भावना से मैं आगे आता हूं। इसीलिए मैं आगे चलते रहा, और मैं 1995 में 21 साल की उम्र में पहली बार मैं प्रधान चुन के प्रधान पद में गया। उसके बाद मैं जनता की सेवा करते करते, और मैं गरीब, मेरा एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है कि भी मैं जो गरीब लोग हैं बाहर, जो थर्ड रो में होता है, उनको मैं आगे लाऊं, और ताकि उन गरीब लोगों के सेवा करते करते आज मैं इस मुकाम में पहुंचा हूं, जो मुझे 3 बार मैं पंचायती राज का प्रधान बना, पू पंचायत का, और 2 बार उप प्रधान रहा, जिसमें मेरे धर्मपत्नी जी प्रधान थी 2 बार। और जनता की सेवा करते करते आज मैं फिर दोबारा से जनता की, इस बार मेरा इच्छा नहीं था चुनाव लड़ने का, मगर जनता की सेवा से, मेरी सेवा से जनता मोहित होकर मुझे पुनः निवेदन किया
कि भी आप द्वारा एक 5 साल और हमारा सेवा करें। सेवा का जो उन्होंने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आज चुनाव लड़ रहा हूं जी। बहुत-बहुत आभार महोदय जी। मुझे ये बताएँ 1995 की जो पंचायती राज थी और आज की जो उसके बाद की पंचायती जो राज आई आपको किन-किन परिस्थितियों से आपको गुज़रना पड़ा? क्या-क्या आपको गाँव के बीच में समस्या थी और कैसे आपने निवारण करना था? किस प्रकार से आपने चीज़ों को बनाते-बनाते आज 25 साल राजनीति कर रहे हैं? थोड़ा-सा आप बताएँगे ताकि हमारे जो नवोदित यहाँ अब जो है पंचायत की ओर बहुत रुझान रख रहे हैं, युवा पीढ़ी बहुत रुझान रख रहे हैं। आप एक जो है एक सफल राजनीतिज्ञ और सफल प्रधान भी रहे हो, अपना अनुभव ज़रूर बताएँ। थैंक यू जी। जिस तरह से मैंने 1995 में पंचायती राज में कदम रखा, मैंने सबसे पहले जो पंचायत गांव का एक मकान होता है, उस मकान को ऐसा मकान बनाया जहां पंच परमेश्वर रह सकें, ताकि न्याय कर सकें। इसलिए मैंने सबसे पहले पंचायत घर का निर्माण किया, जिसमें मेरी आज कैपेसिटी 180 आदमी बिल्कुल चेयर में बैठकर, कुर्सियों में बैठकर, दरियों में नहीं बैठते हैं, सभी चेयरों में बैठने की व्यवस्था कर रखी है। और मेरे पंचायत के अंदर जो भी सुविधाएं हैं, पूरा इंटरनेट, वीसेट सारा लगा रखा है। और हमारे वहां पर फैक्स की फैसिलिटीज हैं और फोटो स्टेट सारा एक ही पंचायत के कार्यालय में ही उपस्थित है। उसको देखते हुए मैंने महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए भी बहुत सारे काम किया। और जिस तरह से मेरे इस पंचायत के अंदर आपको मालूम ही है, जो हमारे जिला किन्नौर के अंदर परियोजना से जिस तरह से नुकसान जर्जर हुआ है, उसको रोकने में भी मैंने अपने देवभूमि, अपने किन्नौर की और पूग क्षेत्र के इस मरुस्थल क्षेत्र को रोकने के लिए मैंने पूरा प्रयत्न किया। और परियोजनाओं के इन ठेकेदारों से मैं लड़कर कल्पा के अंदर, कल्पा जेल के अंदर मैं 5 दिन जेल में था और रामपुर जेल में मैं 3 दिन था। इस परियोजनाओं के खिलाफ मैं लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते मेरे ऊपर बहुत सारे एफआईआर लॉन्च हुआ था और मैं कल्पा के अंदर जेल के अंदर रहा और रामपुर में भी 3 दिन रहा। इससे मेरे लोग मेरे प्रति बहुत सहनशीलता के साथ मेरे को सहयोग दिया और आज मैंने हर गली, हर स्कूल, हर क्षेत्र का विकास किया। हर गरीब आदमी को मकान देने की कोशिश की। हर गरीब की समस्या को उनके घर घर जाकर मैं सुनने की कोशिश की है। इस तरह से हम आगे बढ़ते बढ़ते आज मैं पुनः फिर जनता के बीच में 2 हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि मुझे पुनः सेवा करने का मौका दें। हमारे सामने आज जो उपस्थित जो मेहमान बैठे हैं वो किन्नौर के ऐसे प्रधान हैं जिन्होंने अपने एरिया का जो है इतना डेवलपमेंट किया। जबकि आपके टाइम आज मैं ये बताता हूँ तो इंटरनेट का जो ज़माना अभी हम 4G और इसमें चल रहे, इन्होंने वीसेट का जो है अपने पंचायत में बहुत पहले ही लगाया था। वीसेट के बारे में बहुत सारी पंचायतों को पता भी नहीं होगा। ये चीज़ें सीखने को आज जो है नई पंचायतों को और जो पूर्व प्रधान हमारे एरिया में रहते हैं, चाहे निचार ब्लॉक है, चाहे वो सांगला ब्लॉक है और अन्य ब्लॉकों के भी साना जी से सीखना चाहिए किस प्रकार से। और दूसरी बात, जो भी पंचायत में ग्राम सभा या किसी भी प्रकार का होता है तो उन्होंने नीचे बैठने की नहीं है, पूरे गाँव वाले कम से कम 180 लोगों को बैठने की इन्होंने एक सक्षम जो है बिल्डिंग और कुर्सियाँ बनाई हैं। तो ये सोचने वाली बात है। और दूसरी बात, परियोजनाओं से लड़ने के लिए इन्होंने एक इस प्रकार का, जबकि हमारे यहाँ पर तो परियोजनाएं चल पड़ी, चाहे तो साना जी भी जो है पूरा जो एनजेपीसी जो है पूरा एनजेपीसी के भागीदार बन सकते थे, काफी चीजों के ये हिस्सेदार बन सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे एरिया में तो प्रोजेक्ट चल पड़ी और बिजलियां तैयार हो गई, लेकिन साना जी ने अपने एरिया का शायद इस पर भी हम जाएंगे आगे के, और साना जी ने इन परियोजनाओं से लड़ने के लिए और अपने हक का हकूक के लिए जो है ये जो है कम से कम कल्पा जेल में रहे और रामपुर जेल में रहे। ये चीजें आप सभी पंचायतों को सीखना चाहिए।
हम आते हैं, जुनून से आते हैं और डिमांड करते हैं और लोगों को बरगला देते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ये मैंने आज तक अपने पंचायती राज में साना के अलावा और काफनू में दिग्विजय के अलावा अभी तक कोई सक्षम प्रधान शायद मेरे नॉलेज में नहीं है। हाँ, मैं अछूता रहा हो सकता हूँ क्योंकि दूर-दराज वाला एरिया भी है, लेकिन साना जी का तो बहुत ज़्यादा जो है प्रचार है वो पूरा किन्नौर में और पूरा इनका जो है समर्पित है। महोदय जी, आपने जो ग्रामीण हाँ जी, हाँ जी। क्षेत्र को जो है विकास के लिए आपने और कौन-कौन सी योजना अपनी अपनी ओर से निजी बनाई? एक तो होता है सरकारी योजना, एक होता है अपनी ओर हाँ से जी, भी योजनाएँ होती है। ग्रामीण में जैसे आपका कुल की योजना रही होगी, हाँ जी, बिजली की योजना रही हाँ होगी, जी, रास्ते की हाँ योजना जी, रही होगी। तो ऐसे कैसे-कैसे और अन्य योजनाएँ आपने लागू किए पूरे पू में आपने? हाँ जी। ये मैंने जिस तरह से 2 बार मैं अनअपोज़ आया हूँ, उसका हमारे को प्राइज़ मिला था 10-10 लाख रुपए। उसका हमने पंचायत के ऊपर मंजिल में एक गेस्ट हाउस जिसमें 2 सेट और 1 डॉर्मेट्री, 10 बेड का किचन और लॉबी, इस तरह का हमने एक पूरा सेट बनाया ताकि हमारे पंचायत के अंदर कोई भी गेस्ट आ जाए, गाँव के अंदर शादी विवाह होता है उस समय वो लोग उसी गेस्ट हाउस में हमारे मेहमान अपने मेहमानों को वहां रखते हैं। इस तरह का एक पंचायत का अपना अतिथि गृह भी बनाया है। और बहुत सारे यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है। उसमें हमने सतलुज से पानी उठाकर गांव में 1 महीना दिया था, मगर बिजली विभाग ने हमने 14 लाख रुपए जमा किया था कि हमारे को ट्रांसफार्मर अलग से लगा के देने के लिए, मगर बिजली विभाग ने हमारे साथ चीटिंग की और सही समय में हमारे को अभी भी हमारे को ट्रांसफार्मर अलग से नहीं दिया है। जो मशीन हमने लॉन्च किया 1 महीना हमने गांव वालों को सतलुज से पानी उठा के दे दिया है। उसी मॉडल को देखते हुए आईपीएस ने आज एक बहुत बड़ा हमारे गांव के लिए सिंचाई का उठाऊ सिंचाई योजना जो 9 करोड़ रुपए का है वो स्वीकृत किया है। और मेरे पंचायत के अंदर जितने भी सड़कें रास्ते हैं सारे रास्ते मैंने पक्का कर दिया, 1-2 को छोड़कर। और जितने भी कूल है चाहे कंडे से लेकर गांव से लेकर सारे कूलों को पक्का कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी काम मैंने ये किया जो मैं अपने को मेरे काम से अब खुद को मैं संतुष्ट समझता हूँ। 40 लोगों को इस समय न तो जमीन नहीं हो जमीन होगा तो कुछ इनकम करेगा, तो इसलिए मैंने 1996-97 में 40 लोगों को जमीन दिया था, 2-2 बीघा पंचायत ने बांट के। और आज हमने 15 से 20 लोगों को पट्टा भी दिला दिया है। अब मेरे पास 30 एक रह गया। उसके बाद और बहुत बड़ा एरिया रहा है, उसके लिए मैंने जिलाधीश से परमिशन लिया था। इस पंचायत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की एक धारा है, अभी मुझे एग्जैक्ट वो धारा याद नहीं आ रहा है कंपेनिंग के चक्कर में। तो उस धारा में के माध्यम से हम कम्युनिटी लैंड को हम अपने ओर अधीन करते हैं। उसके बाद हम 2-2 बीघा उन गरीब लोगों को देते हैं। तो मेरे को जिलाधीश उस टाइम पठानिया साहब थे, उन्होंने मुझे स्वीकृति दी थी, मगर कुछ लोगों ने जिनको मैंने पहले दिया उन लोगों के बीच से कुछ लोगों ने वो 44 लोगों का मेरे को नाम हमारे ग्राम सभा से अप्रूव हुआ था। और उन 44 लोगों को उन 4-5 लोगों ने कब्जा अपने जो 2 बीघा दिया उसमें से 5 बीघा अपना फेंसिंग कर दिया। और उन 44 लोगों को जब हमने कहा कि आप खुंडी लेके आओ, आप लोगों को लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो दूसरे दिन ही उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया कि इन लोगों को लैंड ना दिया जाए। तो ऐसे लोगों से भी बचना है। और इसलिए उन लोगों को 44 लोगों को वो जो भूमि देना था वो नहीं मिल पाया। वो मेरे पास अभी भी लिस्ट मौजूद है। मैं अगले बार आऊंगा तो मेरे पूरन सबसे पहले उन लोगों को उन 44 जिनके पास 1 बीघा भी जमीन नहीं है उन लोगों को मैं जमीन देना चाहूंगा ताकि उनका आर्थिक स्थिति सुधार सके। और ये कोई महिलाओं संशय को की बात महोदय, ये संशय की बात नहीं है, आप कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं जैसे ही आप दूसरे चुनाव में आएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे
जैसे कि साना जी ने बताया, ये बहुत सराहनीय है, सभी पंचायतों को सीखना चाहिए। 2 बार निर्विरोध चुनने के बाद उन्होंने अपने जो 10-10 लाख का जो अमाउंट है, अपने जो है गेस्ट हाउस में उपयोग किया। उसके बाद उन्होंने जैसे ही हमारे किन्नौर में, खासकर पगरामंग एरिया में मैंने देखा, मेरे जगहों की बात करता हूँ कि पानी, 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 पानी रोते रहते हैं। और मैं सभी अगर आज मेरे लाइव देख रहे हो तो मैं ये बताना चाहता हूँ, साना जी से सीख लिए, सतलुज नदी से हम पानी उठा सकते हैं। हम रौरा के बारे में सोचते हैं, हम कहाँ के बारे में सोचते हैं, अगर उठाऊ जिस प्रकार से उठाऊ पेयजल योजना अगर आप स्कीम लाएँगे तो हमारा पगरामंग एरिया और हमारा चगांव एरिया जो है फला-फूला रह सकता है। सभी पंचायत को जो भी इस एपिसोड को देख रहे हैं तो बारीकी से ध्यान दें, और जो प्रधान के लिए लड़ रहे हैं तो बारीकी से इन चीज़ों को ध्यान दें, क्या-क्या हम योजनाओं को ला सकते हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने जो है सतलुज से उठाने के लिए पहले बिजली बोर्ड को 14 लाख जो है पंचायत से इन्होंने भरा, और उसके बाद बिजली बोर्ड की जो लापरवाही से जो है इनको जो है क्या बोलते हैं पानी ट्रांसफार्मर नहीं लगा, जिससे लोगों को दिक्कतें आई। तो ये स्कीम जो उन्होंने बाद में जो है उठाओ पेड़ जो योजना है उसके तहत जो है गाँव में एक पुल बनाया। तो ये बारीकी से सभी पंचायतों को साना से सीखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, जो पंचायत हमारे किन्नौर में आएँगे उनको जो है एक बार साना, हमारे को केरला का टूर जाना पड़ता है कि केरला मॉडल देखो, हमारे को कहीं और जगह का मॉडल देखना पड़ता है। मैं तो चाहता हूँ कि साना जी का मॉडल देख लीजिए, क्योंकि हमारे भौगोल परिस्थितियों के अनुसार हमारे को किस प्रकार से यहाँ रहना है, कैसे काम करना है। केरला शहर में आता है या सिटी एरिया में आता है, हम लोग यहाँ पर गाँव में आदिवासी एरिया में आते हैं, यहाँ का जो है रहना-सहना सब चीज़ अलग है। तो महोदय जी, आपसे हम सवाल-जवाब करेंगे। हाँ जी, अ, ठीक है। ये जो लैंडों की दिक्कत तो आती ही रहेगी। अभी इसमें एफआरआई का जो कुछ दिक्कतें आई है, तो वो उसका आप कैसे सामना करेंगे आप? ये गरीब जो जमींदार हैं, गरीब लोग हैं, उनको जमीन होगा तभी कुछ अपना आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। जमीन ही नहीं होगा तो क्या कर सकेंगे? बेरोजगार तो वैसे ही है। तो इस स्थिति में उन लोगों को जमीन अगर उपलब्ध हो जाए तो वो अपने पूरा परिवार मेहनत करके कमा सकते हैं। मगर सरकार की नाकामी की है कि वो अभी कर नहीं पा रहे हैं। उनको मेरे हिसाब से ये एफआरसी एक बहुत बड़ा एक कानून था, उसके तहत लोगों को अधिकार, उन कमेटियों को अधिकार देना चाहिए ताकि वो लोग वो सरकार से जो एक्ट बना है उसके माध्यम से वो जमीन उनके मलकियती बन सके। उसके लिए हम सबको सोचना है कि हमारे इस किन्नौर क्षेत्र में नौकरी तो अब मिलने से रहा, मगर ये हम बागवानी, कृषि उसको बढ़ावा देकर हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। महोदय जी, आपके लिए एक सवाल आया है कि सर जी, हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो किन्नौर के अंदर बने हैं, 1% के बारे 1% जो रॉयल्टी मिलती है, इस पर कोई भी राजनीतिक दल काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये बता देगा, अगर आप एमएलए चुनाव जीतते तो हमारे किन्नौर के लिए बहुत बेहतर रहेगा। क्या आप भविष्य में ऐसे हाँ जी। प्लानिंग करेंगे कि किन्नौर के एमएलए पद के लिए भी आप आगे आए? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एमएलए के लिए पहले भी बीएसपी से मैं चुनाव एमएलए के लिए चुनाव लड़ा था, मगर मुझे किन्नौर की जनता ने नहीं दिया, सहयोग नहीं दिया। मगर जिस तरह से परियोजनाएं बन रहा है, मेरा तो सीधा सेंटर के अंदर मैं वहां पर पर्यावरण मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के पास भी मेरा एक विचार विमर्श हुआ था, और इधर ट्रिपल एच में हॉलीडे होम में भी हमारा हिमाचल के बड़े अफसरों के साथ हमारा एक प्रोग्राम था। मैंने उनको बोला था कि हमारे जिला किन्नौर के अंदर से बिजली उत्पादन होते हैं और हमारे किन्नौर के क्षेत्र को जर्जर करते हैं, मगर हमारे को 1% जो मिलता है वो भी पैसा पूरा नहीं मिलता है। हमारे को 2%, 1% से करके 2% मिलना चाहिए, और साथ में जितने भी लाइट सेल होता है उसका 2% हमारे को किन्नौर के अंदर होना चाहिए। हमारा रोड अभी अभी हाल ही में थोड़ा सा सुधरा है, वरना तो आपको मालूम है किस तरह से हमारा सड़क था। तो मेरा तो ये मानना है, और साथ में बिजली हम दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब सबको हम किन्नौर से बिजली देते हैं, मगर किन्नौर के अंदर बिजली नहीं है। इसकी बात मैंने वहां पर उठाया था। मैं जिस तरह से आप कह रहे थे, केरला के अंदर मैं मास्टर ट्रेनर भी था पंचायती राज का, वाटरशेड डेवलपमेंट का, और मैं केरला के अंदर ट्रेनिंग पे था, लद्दाख के अंदर केरला था, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर बहुत सारे जगहों में मैंने मास्टर ट्रेनिंग किया हूँ।
इस पंचायती राज के माध्यम से, और उसी ट्रेनिंगों के माध्यम से मैंने यहाँ पर एक गांव के अंदर मेरा ग्लेशियर आता था बहुत सारा, उसमें वाटरशेड डेवलपमेंट के तहत मैंने ट्रेंचेस एंड कंट्रोल ट्रेंचेस और पॉन्ड्स बनाकर ग्लेशियर रोका था, तो बहुत सक्सेसफुल हुआ था। मगर अभी हम टिंकू नाला के अंदर भी हमने बहुत सारे 24-25 लाख का हमने वहाँ ट्रीटमेंट किया था, वहां पर लैंड सही नहीं है इसलिए वो नहीं हो पा रहा है। तो अभी हमने साइसे वालों से जो कुल्लू मनाली के अंदर है उनसे हमने रिक्वेस्ट किया, वो ट्रायल कर रहे हैं अभी कुल्लू इधर टिंकू नाला के नाले को के ग्लेशियर जो आता है उसको रोकने के लिए। तो इसलिए मेरा तो यही साफ है, हमारे किन्नौर की जनता को जागना होगा। जो बिजली हम लोगों को देते हैं हमारे को अंधेरे में रखे हैं, हमारे को लाइट बिल्कुल फ्री होना चाहिए जिला किन्नौर के अंदर। ये मैंने 2005 से मैंने उठाया था कि भाई हमारे किन्नौर के अंदर बिल्कुल लाइट फ्री होना चाहिए। क्यों हमारे किन्नौर के क्षेत्र को जर्जर कर दिया, हमारे लोगों को कोई रोजगार नहीं दी, हमारे लोगों को कोई आर्थिक स्थिति मजबूर नहीं किया। इन सारे बातों को रखते हुए हमने कहा लाइट तो हमारे को फ्री में दो। जी, लाइट के बारे में ये चीज़ मैं साना जी को जानता हूँ। जब करछम वांगती की लड़ाई थी, इनकी मैंने भाषण सुना था और मैं भी उन दौरान रैलियों में जाता था। और ये हकीकत है कि किन्नौर में कहीं न कहीं जो है जो बिजलियाँ पैदा हो गई है, तो पैदा तो हुई है, लेकिन हमारी सरकारें बिल्कुल सो गई है। हमारे यहाँ के चाहे वो पक्ष-विपक्ष के नेता भी क्यों ना हो, अब आप देखेंगे हरियाणा जैसे, दिल्ली जैसे राज्य में जो है, अब केजरीवाल की सरकार ही को ही देख लीजिए, बिजली हमारे हिमाचल से जाती होगी और वहाँ पर सब्सिडी दे रहा है, फ्री में दे रहा है। काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ के जहाँ बनता नहीं है वहाँ सब्सिडी है, फ्री है, और जहाँ बनता है वहाँ रोना पड़ता है। अब तो मुझे ये भी सुनने में आ रहा है, मुझे ध्यान नहीं है कि महोदय जी, अब तो एक नया एक बिजली दर तो बढ़ गई, लेकिन मीटर लगाने के लिए भी अब 14-15 हजार रुपए खर्च करना पड़ेगा। नई हाँ पॉलिसी जी, हाँ आ जी, रही है अब सरकार की। हाँ जी, हाँ जी। ये 1 मीटर लेने के लिए 2600 रुपए जमा करने के लिए एक नोटिफिकेशन मैंने देख पढ़ा था बिजली बोर्ड के अंदर। अब इस तरह से तो कोई गरीब आदमी के पास जिसको नहीं खाने सर, के लिए मैंने अभी अभी मुझे ये पता नहीं, अभी कुछ दिन शायद फेक था या कहीं था, मुझे ध्यान नहीं, कि 1 मीटर के लिए 14,000 के करीब कुछ ऐसा भरना पड़ेगा, कुछ ऐसा मेरे को ध्यान नहीं, अभी मैं उसको देखूँगा। लेकिन हाँ जी, हाँ चलिए, जी, 2600 या चाहे 2500 प्रतिदिन बढ़ रहा है हर चीज़ में बिजली की महँगाई, जबकि बिजली हमारे यहीं से पैदा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हमारे यहाँ से बिजली पैदा हो रहा है मगर गवर्नमेंट हमारे को अनदेखी कर रहा है, हमारे क्षेत्र को जर्जर कर दिया। मैं सीधा हमारा प्रश्न है सरकार से कि कि हमारे किन्नौर को क्यों आप फिर जो लाइट जो है फ्री में नहीं दे रहा है या सब्सिडी में नहीं दे रहा है, ये है। जी, आपके लिए एक छोटी-सी प्रतिक्रिया आई है कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति की कथनी में कम और करनी में ज़्यादा सफल होता है। यदि हम अपने काम में लगे रहें, तो हम चाहे तो वो कर सकते हैं। अक्सर उसी को अवसर उसी को मिलता है जिसमें काबिलियत होती है। इन्होंने हम्म। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा वो कहा है, और सर आपकी शिक्षा के बारे में बताया है कि आपकी शिक्षा कितनी तक है? शायद ये लेट से जुड़े हैं। आपने कहा कि +2, आप फिर भी हाँ जी, हाँ जी। बताएँगे सर? मैं +2 प्लस मैट्रिक पू से किया था और +2 में मतलब फेल हूँ, मतलब +2 तक पढ़ा हूँ। महोदय जी, हर सफल राजनीति के पीछे एक कुशल गृहिणी का भी एक योगदान रहता है। आपकी आपकी जो अर्धांगिनी है, वो भी 10 साल जो है पंचायत में सेवा दे चुके हैं। तो क्या इसके पीछे आपका श्रेय है या फिर आपकी कुशल नेतृत्व को जाता है? ये तो गांव को जो मैंने सेवा दिया उसकी सहयोग से, लोगों की सहयोग से मेरी मिसेज 2 बार प्रधान बनी है, उसमें गांव का भी मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। तो तभी अनअपोज आए एक बार और एक बार इलेक्शन करके आए। सर, अब हम थोड़ी-सी जानकारी उसी में जाते हैं। बहुत सारे एरिया में प्रोजेक्ट लग चुके हैं, जैसे हमारे तहसील निचार में आएँगे तो, हम्म। या तहसील कल्पा साइड में जाएँगे तो प्रोजेक्ट लग चुके हैं। प्रोजेक्ट तैयार भी हो गई, बिजलियाँ भी हो गई। अब लेकिन आपका अभी तक विरोध रहा है, जबकि लोग हम्म। कहते हैं या सरकार कहते हैं
हमारे को बहलाते फुसलाते कि बिजलियां रहेगी तो रोजगार, पन बिजलियां, अगर कहने का मतलब अगर प्रोजेक्ट रहेगी तो रोजगार रहेगा और लोगों को फैसिलिटी मिलेगी। ऐसी काफी चीजों को बोलते हैं। तो क्या किस लिए आपने जो है लोगों को मतलब अपने एरिया में बिजली को बिजली उत्पादन के लिए आपने परियोजनाओं को रोक किया? क्या आपको क्या अच्छा नहीं लगा कंपनी के साथ या सरकार के साथ तालमेल? क्या आपकी डिमांड थी? क्या वो डिमांड आपकी पूरी नहीं हुई क्या? हाँ, डिमांड तो कर रहे हैं, डिमांड तो हम जितना डिमांड कर लो उन्होंने करना ही है, मगर हमारे किन्नौर एक देवभूमि है और एक पर्यटन के दृष्टि से बहुत ही सुंदर है। जब हम ब्लास्टिंग करके सारा इलाका हिला देंगे, पेड़ पौधे काट देंगे, टीटोंग प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर ठांगी के मुरंग के पास, वहां पर आपने देखा होगा कितना सुंदर जंगल था। वहां पर कम से कम 5-6 हजार 9 हजार के लगभग पौधे, देवदार के पौधे काटकर वहां पर प्रोजेक्ट परियोजना बना रहे हैं। उन परियोजनाओं को देखने के लिए कौन आता है? कोई भी नहीं आता है। कहां से हमारा आर्थिक स्थिति सुधरेगा? कहां से हमारे को विकास होगा? अगर हमारा वो जंगल होता, या हम आपने देखा होगा कुफरी के पास एक रोड के साथ कितना अपोजिट में कितना जंगल है, उसको देखने के लिए लाखों टूरिस्ट आते हैं। हम यहाँ परियोजनाएं तो नीचे भी बनता है, मगर यहाँ किन्नौर के अंदर हमारी देवभूमि के अंदर जो सुंदरता है उसको जर्जर कर देते हैं। इससे कोई आर्थिक स्थिति सुधरने वाला नहीं है और ना ही नौकरी मिलने वाला है, क्योंकि हमारे लोगों को नौकरी तो देता नहीं है। क्योंकि जितने भी नौकरी देते हैं बिहार से, उत्तर गुजरात से, इधर नेपाल से, इन लोगों को नौकरी देते हैं, क्योंकि उनसे 24 घंटा काम लेना होता है। हमारे किन्नौर के लोगों से 24 घंटा काम नहीं होता है, इसलिए उनको काम नहीं देते हैं। और जिस तरह से आपने एक प्रश्न पूछा कि यार हमारे यहाँ पर आर्थिक स्थिति बढ़ेगा, हमारा आर्थिक स्थिति इन परियोजनाओं से नहीं बढ़ सकता है। हमारा जो सुंदरता है उस हमारे किन्नौर, उसको देखने के लिए बहुत सारे फॉरेनर्स आएंगे, उससे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, उससे हमारा जो गाइड बनेगा। यहाँ से हांगो जोत में चले जाइए, इधर से ऋषि जोत में चले जाइए, वहां चले ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे हैं, मगर ये जो परियोजनाएं बन रहा है उससे हमारे को कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए इनका हमने विरोध किया, डट के विरोध किया, बहुत डट के किया, तभी हमारा परियोजनाएं रुक गई हैं। जितने भी आज हमारे एपिसोड को देख रहे हैं तो प्लीज शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और प्रतिक्रिया कीजिए। मैं सभी से ये निवेदन करता हूं कि आज का जो एपिसोड है जरूर देखें और सीखें कि साना जी ने किस प्रकार से जो है योजनाएं अपने एरिया में चलाई। महोदय जी, लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ। जी, थैंक यू। बीच में आपका एक माहौल बनाता हूँ। ये आपके लिए है। मेरा गांव बदल रहा है। मेरा गांव अब बदल रहा है, विकास की राह पर चल रहा है। सड़कें रास्ते पक्के हो रहे हैं, कूल नालियां बन रहे हैं। मेरा गांव अब बदल रहा है। हाँ, मेरा गांव अब बदल रहा है, विकास की राह पर चल रहा है। सड़कें रास्ते पक्के हो रहे हैं, कूल नालियां बन रहे हैं। स्कूल शिक्षा स्वास्थ्य पर देते सब ध्यान अब। स्कूल शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान देते अब। पक्ष विपक्ष के पंच प्रधान मिलकर करते काम अब। मेल मिलाप भाईचारा देख रहा हूं अब। माटी की भीनी भीनी सुगंध महसूस कर रहा हूं अब। खेत खलियान सब खिल रहे हैं अब। सोलर लाइटों से रास्ते जगमगा रहे हैं अब। मेरा गांव अब बदल रहा है, विकास की राह पर चल रहा है। अभी कमियां भी बाकी है। अभी कमियां भी बाकी है। पढ़े लिखे बेरोजगार भी बहुत है। शिक्षा के साथ पुरानी कुरीतियां भी बहुत है। जात पात की बनी बस्तियां भी बाकी है। ऊंच नीच पर अभी सख्तियां भी बाकी है। प्रेम मिलन पर सख्तियां भी बाकी है। देव प्रथा पर जोर जबरदस्ती भी बाकी है। मेरा गांव पौराणिक लीपा पोती में अभी बाकी है। मेरा गांव पौराणिक लीपा पोती में बाकी है। बहुत सारी चीजें बढ़ गई, बहुत सुंदर। बहुत सारी चीजें बदल गई है महोदय। क्या हाँ जी। पौराणिक चीजें आपके एरिया में चल रही है? जिस प्रकार से आपका कहने का मतलब है जात पात हो गया, हम्म, ठीक है जी। और हम्म, कहने का मतलब कि किस प्रकार से जो है
पौराणिक चीज़ों से और आधुनिक चीज़ों में आपका योगदान कैसा रहा सर? अभी सब मेल-मिलाप होकर एक-दूसरे के साथ व्यवहार सही रहते हैं कि अभी भी हम लोग पुरानी पीढ़ियों में चल रहे हैं? हाँ, लोग अभी तो इस युग में एक किसी सी शिदाती में लोग बहुत बदल गए हैं, क्योंकि वो अधिकतर लोग अपना ज्यादा चाहते हैं और दूसरों के सहयोग की ज्यादा उसका मिलन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो लोग अपना ही देखते रहते हैं। ऐसे स्थिति में हम कोशिश कर रहे हैं, हमने यहाँ पर एक ग्रीष्म महोत्सव कराया था 2 बार, इस बार लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया, कि हम लोगों को इकट्ठा करते हैं अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए। हमने समर फेस्टिवल रखा था, मगर इस बार नहीं हो पाया। तो इससे हम लोगों को पुराने चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे लोग आपस में जुड़े। हमारे यहाँ पर पहले तो बहुत ज्यादा होता था कि जात पात, ये ऊंच नीच। अब हमने कहा ये हम क्या एक गरीब परिवार है वो भी चावल खाते हैं, एक अमीर परिवार है वो भी चावल खाते हैं, मगर एक वो भी स्टील के थाली में खाते हैं, हम भी स्टील के थाली में खाते हैं, मगर खून भी कलर एक है। इसलिए हम वो भाई भाई हैं, इसलिए हमारे को ऊंच नीच जात पात को छोड़कर हम सबको भाई समझ कर रहना चाहिए। ये हम हर बार हम ये संदेश देते हैं उन लोगों को। तो इससे काफी लोग आगे आ रहे हैं और एक साथ मिलकर बैठ रहे हैं, वरना दूर दूर बैठते थे या अलग बैठते थे। अब हमारे लोग साथ साथ बैठना और साथ में बातचीत करना, इस तरह का माहौल तैयार किया है हमने। बहुत बेहतरीन सर, आपने सांस्कृतिक आयोजन के द्वारा एक दूसरे को मिलाने के लिए एक प्रयास किया। बहुत बेहतरीन। सर, जो चुनावी इलेक्शन होता है, जो चुनावी जब प्रचार आता है तो इसमें जब आप कोई भी प्रतिनिधि उठता है तो सबसे पहले रिश्ते नाते जोड़ते हैं, राजनीतिक दल जोड़ते हैं और जात-पात देखते हैं। तो आपको जब किस प्रकार से राजनीति में हमारे को वोट देना चाहिए, थोड़ा-सा लोगों को बताएँ सर? क्या इसमें जात-पात देखना ज़रूरी है या सक्षम लोग देखना ज़रूरी है? मेरा तो सारे जिला किन्नौर से और मेरे पूवासियों से दो हाथ जोड़कर विनती है कि पंचायत का कैंडिडेट चुनने के लिए सबसे पहले उस कैंडिडेट के पीछे और कैंडिडेट को देखना है कि कैंडिडेट ठेकेदार तो नहीं है, कहीं ट्रांसपोर्टर तो नहीं है, कहीं व्यापारी तो नहीं है, और उसका चरित्र कैसा है, कहीं वो अपने ही देखने वाला तो नहीं है, जन सेवा करने वाला है कि नहीं है। ये 5 चीजों को देखकर प्रधान को चुनना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए। जो ठेकेदार होगा वो अपना ठेकेदार पैसा ठेकेदारी के अंदर अपना चक्कर घुमाते रहेंगे, और ट्रांसपोर्टर होगा तो अपने ट्रांसपोर्टर को देंगे, गरीबों को ख्याल नहीं रखेंगे। और दुकानदार होगा सारे मटेरियल अपने दुकान या और से करते रहेंगे, और अपना चरित्र सबसे बड़ी बात है, अपना वो जन सेवा करने की भावना उसके अंदर है या नहीं है, वो चीज देखना है। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब SJVNL मेरे पास आया था, शुरू में मेरे पास एक छोटा सा लैंड है 10 बीघे का, वहां पर पानी ना होने के कारण बिल्कुल खाली पड़ा है। उसको मेरे को 70 लाख रुपए दे रहा था, और मैंने यस भी कर दिया कि ठीक है, मगर उन्होंने एक शर्त रखा था कि मैं आपको 70 लाख में आप जो बोलेंगे वो देंगे, और आप हमारे को NOC दे दो। तो रात को मैं घर आके मैंने सोचा, मेरे को 450 परिवार पू के लोग मुझे पर विश्वास करके मेरे को पंचायत सीट में रखा, तो मैं 70 लाख लेके मेरे 2 पुश्त तो चल पड़ना था। मगर मैंने उन पंचायत के जो 450 परिवार थे उनको धोखा नहीं देकर, उनको उनके दुख दर्द को समझते हुए मैंने उस जो मेरे को ऑफर किया था उसको मैंने ठुकरा दिया, और मैं लड़ पड़ा है उनके साथ। तभी आज मेरा गांव खुशहाल है। ये मैं ये उदाहरण सीखने दे रहा की था। बात है, ये सीखने की बात है। 70 लाख, यहाँ तो हम 70 रुपए में आज की रात बिक जाते हैं बोतल और मुर्गे में। हम्म। ये सभी पंचायत के जो वोटर्स है, जो वोट देते हैं, हम लोग को भी सीखना है कि किस प्रकार के लोगों को हमने वोट देना है, कैसे लोग हमारे लिए आगे आ सकते हैं, कैसे प्रधान होंगे, कैसे मेंबर होंगे, कैसे जिला परिषद होंगे। साना जी से सीखना चाहिए। 70 लाख रुपए बोलने के लिए आसान है, यहाँ 70 रुपए का शाम को अभी कल परसों से वोटिंग शुरू है तो कई लोग तो बोतल मुर्गे में बिक चुके होंगे और यहाँ 70 लाख है। बहुत विचारणीय बात है। अपना नहीं सोचकर उन्होंने अपने लोगों के लिए सोचा। सर, आप एक चीज बताएंगे,
रोजगार के लिए आपने कुछ योजनाएं बनाई हैं आपके एरिया में रोजगार? आपने हाँ जी। आपने आपने सर एक चीज बताता हूँ, रुकिए। आपने सर जैसे आपने बिल्डिंग का निर्माण किया, आपने पानी कूल आदि का निर्माण किया, आपने ग्लेशियरों को रोकने के लिए आपने काम किए, आपने पेयजल उठाऊ जैसे योजनाएं किए, आपने जैसे लोगों को 2-2 बीघा जमीन दिए, और फिर भी जो है पढ़े लिखे युवक बहुत बेरोजगार हैं, उनके बारे में आपने थोड़ी सी सोचा सर? अगर क्या प्लानिंग है फिर भी आपका रोजगार के प्रति सर, थोड़ा सा? मैं इसमें भी बहुत चिंतित हूँ। चिंता करता हूँ क्योंकि मेरे जो नौजवान हैं, मेरे नौजवान बहनें हैं, उनको रोजगार नहीं है। एक कोई छोटा-सा सामान भी लेना हो तो परिवार के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। उसके लिए मैंने सबसे पहले तो मैंने महिलाओं को 11 एसएचजी ग्रुप्स बनाए हैं, जिसमें 10-10 महिलाएं हैं। उनको आय सर्जन के लिए मैं पंचायत की ओर से उनको मकान बना के देता हूँ और वहाँ पर अभी चूली तेल प्रोसेसिंग यूनिट हमने एक खोला है, जिसमें 10 महिलाओं को अभी मेरे 6 दिसंबर को मैंने 30-30 हजार रुपए उनके बेनिफिट शेयर, एक महिला को 2 साल के अंदर 30-30 हजार रुपए अभी चेक दिया डीसी जिलाधीश महोदय जी के कर कमलों से। और इस तरह का मैंने 3 प्रोजेक्ट अभी मैंने जिलाधीश के साथ चर्चा किया, उसका डीपीआर बन गया है। एक का तो हमारा तैयार हो गया, जिसमें अगरबत्ती निर्माण का है और सोप निर्माण का है और लिफाफा जो कैरी बैग होता है दुकानों में, वो निर्माण करने का। उसमें एक में 15 महिलाएं हैं, एक में 10 महिलाएं हैं, एक में 10 महिलाएं हैं। इस तरह से मेरे 40 घर का भविष्य हमेशा के लिए उनको मदद मिलता रहेगा। और चूली तेल प्रोसेसिंग यूनिट वालों को तो बिल्कुल ही अब आय आना शुरू हो गया है। तो इस तरह का मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन 11 एसएचजी ग्रुप 110 महिलाएं जो पर घर से होगा, तो 110 परिवार के घर का रोजगार एक तैयार हो जाएगा। जिस तरह से मैंने पंचायत गेस्ट हाउस बनाए हैं, वहां पर मेरे 2 आदमी को रोजगार मिला है, एक पंचायत चौकीदार और गेस्ट हाउस चौकीदार और एक कुक। तो इस तरह से 2 आदमी को रोजगार मिल गया है। तो क्योंकि आजकल रोजगार मिलना तो मुश्किल है, मगर हम तनख्वाह तो 5,000 ही देते हैं, मगर फिर भी अपने घर के अंदर आकर घर में ही रहकर पंचायत के सेवा भी हो जाता है और उनका घर भी चल पड़ता है। तो इस तरह का मैं एक योजना बना रहा हूं कि इस तरह से मैं और एसएचजी ग्रुप बनाऊं ताकि उन महिलाओं के आर्थिक स्थिति सुधारे। जैसे आरसीसी प्रधान बनना, तो प्रधान बनने के बाद सीमेंट का काम कर देना, बिल्डिंग बना देना, कूल बना देना, खेल मैदान बना देना, लाइट बना दिया, वो तो सुशील साना प्रधान नहीं भी बनेगा तब भी दूसरे भी बनाएगा। मगर मेरा एक मकसद है, साथ एक लक्ष्य है कि भाई आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का एक लक्ष्य है। ये मेरा मुकाम है जी। बहुत ही प्रशंसनीय काम किस प्रकार से जो है एक ग्रुप बनाकर जो है यहाँ पर रोजगार का आयोजन रखा है। जैसे आपका चुल्ली तेल प्रोसेसिंग और आपका अब नया प्लांट है अगरबत्ती और निर्माण, सोप निर्माण और कैरियर बैग आदि, जिसमें 40-50 लोगों का रोजगार है। और पंचायत भवन में भी इन्होंने रोजगार दिया है। बहुत सारी बहुत बेहतरीन योजनाएं सर आपके लिए, तो हमारे पेज में आना और लोगों के लिए आपकी बातों को सुनना एक सौभाग्य की बात है। 25 साल की राजनीति में बहुत कुछ किया है। यहाँ तो 15 साल रहते तो दिखता भी नहीं है कुछ क्या किया है। बहुत अनुभव सर। रोजगार से हटकर हम आगे आते सर शिक्षा की ओर। शिक्षा में आपने कुछ नया तकनीकी लाया है सर आपके अपने एरिया में? हाँ जी, मैंने ये फिर एक प्लान बना रखा है, जिसमें मैं नेक्स्ट का अब जीने के बाद मेरे हर पंचायत में 10 लैपटॉप या कंप्यूटर लगाकर उनको नेटवर्किंग का कार्य सिखाना चाहता हूं, ताकि वो अपने बाजार के अंदर या मार्केट के अंदर, हमारे यहाँ से सेब जाता है तो उसका रेट देख सके, मार्केट देख सके। इसलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कंप्यूटर चलाने का या कंप्यूटर का ज्ञान देना चाहता हूं। और जो स्कूलों में जो बच्चे रह जाते हैं, उनके हम घर जाके उनके परिवार से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके परिवार को आगे, बच्चों को आगे भेजें, कुछ ना कुछ तो पड़ेगा। अगर कोई गरीब आदमी वर्दी नहीं खरीद सकते हैं, जैसे नेपाली बच्चे हैं
या उनके पास बैग नहीं है, किताबें नहीं, हम पंचायत की तरफ से उनको मुहैया कराते हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत एक चीज़ है, आपने बहुत बेहतरीन तरतीब से आपने योजनाएं बताई। महोदय जी, सिंचाई का बताया, पर्यावरण पर आपने कोई विशेष काम किया है सर? पर्यावरण के पर, जबकि वो वाला एरिया पूरा ड्राई एरिया है, आपने फिर भी कोई योजनाएं बनाई है कि किस प्रकार से हरा भरा बनाए हम? हाँ जी, हाँ जी, योजनाएं हम बना रहे थे। पहले भी हमने यहाँ पर 5,000 पौधे हमने रोबिनिया के, चुल्ली के, इस तरह का बाड़ा, और 10-10 पौधे हमने देवदार के, शुरगू के, गांव हर परिवार को 10-10 पौधे बांटे, ताकि वो कुछ न थोड़ा बहुत पानी देकर ग्रीनरी कर सके। बहुत बेहतरीन सर, लेकिन आपका इतने बेहतरीन के बाद एक कमियां जरूर बताऊंगा सर मैं आपको। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मैं डीजे टेंट से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं पूरा किन्नौर घूमता हूँ, आपने सारी चीजें देखा सर, लेकिन आपके पूह में एक कमी है जो मैंने बड़ी बारीकी से देखी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, वो बिल्कुल कमी है बताइए सर, जी। वो जो कमी है सर, जो आपका नीचे बस स्टैंड के लिए जो रुकते हैं, जो पूह वाला एरिया आता है, और हाँ जी, ऊपर हाँ जी। ताजा के लिए जाते हैं, नीचे लोग बसों के लिए रुकते हैं। तो हाँ वहां जी, पर सर्दियों में बर्फ में या कोई गाड़ियों का इंतजार करते हैं, तो वहां पर रेन शेल्टर नहीं है और हाँ, बायोटेक या पानी की सुविधा नहीं है सर। ये इस बिल्कुल। पर आपकी शायद ध्यान नहीं गया होगा, तो इस हम्म। पर जरूर ध्यान दे सर आगे के लिए। ठीक है, इसमें बिल्कुल मेरा थोड़ा सा ध्यान गया है। पिछले बार मैं खुद भी वहां पर खड़ा था, हवा वगैरह चल रहा था। अभी मैंने नरेगा के माध्यम से वहां पर 5 लाख रुपए रेंट शेल्टर के लिए और टॉयलेट के लिए हमने जगह, जो लैंड सड़क चौड़ा हो रहा था इसलिए वो टॉयलेट नहीं बन सका था, उस साइड के अंदर मैंने 2 प्रेजेंट बजट में अभी इस साल मैंने रख दिया है। मैं पूरा कर दूंगा ये उसको। महोदय जी, वहां पर एक तो आपका ये रेन शेल्टर और स्ट्रीट लाइट और बायोटेक और पानी, ये तीनों का जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये मानता हूं कि अपर किन्नौर में सब गाड़ी वाले हैं, लेकिन कभी कभार जो जिनके पास गाड़ियां नहीं होती है, महिला होती है, वृद्ध होते हैं, उनको दिक्कतें आती है। इसको मैंने बारीकी से देखा है। ये आप अगले पंचायत में जरूर देखिए, क्योंकि अगली बार जब मैं आऊंगा तो उसको जरूर देखूंगा और आपसे जरूर मिलूंगा। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसको पूरा करूंगा जी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे जनता को भी। वहां पर रेंट शेल्टर होना बहुत जरूरी है, और क्योंकि हर किसी के पास तो गाड़ी है ही नहीं, गरीब लोग ही वहां पर धूप में बैठना पड़ता है। आपके लिए एक यहाँ पर प्रतिक्रिया की है, काश हर पंचायत में साना जी जैसे प्रतिभाशाली और ईमानदार व्यक्ति के साथ अपना कर्तव्य निभाने में सक्षम होते, काश आपकी तरह होते सर। धन्यवाद हरी शरण जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे। आज धन्यवाद जी, आपने हरिशरण क्या है। जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इस तरह से प्रशंसा किया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं और एक पॉइंट आपको मैं बताना भूल गया था। मैं जी 25 साल 10 बजे से 3 साढ़े 3 बजे तक मैं कार्यालय में, अपना ऑफिस में बिल्कुल मौजूद रहता हूं, किसी से भी पूछ लीजिएगा। और मैं बिल्कुल वहां पर अपना कार्यालय लगाता हूं, लोगों को कहीं भी भागने के लिए, प्रधान को ढूंढने के लिए, खेत में या कंडे में कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं 10 बजे से 3 बजे तक हमेशा 25 साल से मैं अपने पंचायत को चला रहा हूँ। बहुत बेहतरीन सर, आगे की और नया योजना क्या है? आप अब दोबारा आप चुनाव में उतरे हो और लोगों का आपका समर्थन भी है, इसमें अभी आपके क्या काम छूटे रहते हैं जो आपने करना है? आपके पास पू है, डुबलिंग है, क्या क्या हम्म। आपकी और योजनाएं जो है अभी आपने चलाना है? डुबलिंग के, अभी मेरा पंचायत, मेरे गांव पंचायत से अलग पंचायत बन गया है। और मेरा एक सबसे पहला मेरा मकसद है, जो परियोजना है वाटर पानी का जो चल रहा है हमारा उठाव सिंचाई योजना ओजो नाला का, उसको मैं आईपीएस विभाग के साथ तालमेल बिठाकर, मेरे जहां जहां मेरे पानी की कमी है उसको पूरा करने के लिए मैं पूरा प्रयत्न, कोशिश का रहेगा मेरा कि भी मेरे क्षेत्र के अंदर पानी उपलब्ध हो जाए। क्योंकि लैंड तो बहुत है मगर हमारे पास पानी नहीं है, इसलिए हमारे लोग सूखा ड्राई रखा हुआ है। तो और एक दूसरा, हर क्षेत्र में मैं सड़क, मेरे ऊपर कंडे वगैरह तो पहुंच गया, और उससे ऊपर भी एक कंडा है। इस तरह के जो क्षेत्र छूट गया वहां पर सड़क से लिंक कराना चाहूंगा।
ये मेरा एक विजन है। बहुत बहुत सर हमारे साथ जुड़े हैं किन्नौर के जो राजनीतिज्ञ, जो पंचायती राजनीति में एक विशेषज्ञ बोलेंगे, जिन्होंने 25 साल राज किया है और इन्होंने बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैं तो ये तो कहता हूँ जितने भी पंचायतें अभी चुनकर आएगी जरूर सुशील साना के पंचायत को देखे और उनसे मिले और उनसे सीखे किस प्रकार की उन्होंने योजनाएं चलाई है। और आज हमारे एमसीएन पेज से जुड़े मैं आभार प्रकट करता हूँ, इन्होंने समय निकाला। महोदय जी, जाते जाते अगर आपने कुछ हमारे आपने वोटर को कुछ कहना चाहते हो तो पू के जितने भी आपके वोटर है उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं सभी पुवासियों को दो हाथ जोड़कर मेरा विनती रहेगा, मेरे 25 साल के काम को देखिएगा। उस 25 साल के काम को देखकर मुझे इस बार भी मेरे चुनाव चिन्ह पंखा है उसमें मोर लगाकर मुझे दोबारा पंचायत में भेजें। और मेरे से जो सेवा रात दिन 24 घंटा मेरे से जो सेवा मैंने आप लोगों को 25 साल दिया है, वही समय जो है, वही सेवा जो है मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। और मैं किन्नौर वासियों से भी मैं दो हाथ जोड़कर किन्नौर वासियों से भी दो हाथ जोड़कर विनती रहेगी, प्रधान पंचायत के प्रधान चुनने से पहले मैंने 4 फार्मूला बताया था, उस 4 फार्मूला को अवश्य ध्यान रखिएगा ताकि आपका गांव खुशहाल बने। धन्यवाद। जर जाते जाते एक चीज ये बताइए, हमारे दर्शक जो जुड़े और हमारे एमसीएन पेज के बारे में जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको लाइव आकर हमारे पेज में। और ये एक बहुत बड़ा आपने एक कदम उठाया है, क्योंकि जब भी कोई जिला हिंदुस्तान या हिमाचल किन्नौर जो भी अपना नाम बनता है, जो तीसरा जैसे शिव जी का तीसरा आंख होता है त्रिनेत्र, तो उसी तरह तीसरा नेत्र आपने मेरे इच्छा से मेरी दिमाग से ये कहता है कि आपने जो पग उठाया है, जो रास्ता उठाया है, जो जिम्मेवारी उठाया किन्नौर की समस्याओं को किन्नौर की जनता तक पहुंचाने का, ये एक शिव जी का आपने काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है ये एमसीएल जो एमसीएन जो फेसबुक जो आपने चैनल बनाया है, उसके लिए हमारे जिला किन्नौर पूरा आपको सहयोग दें। और मेरा भगवान से दुआ है आपका ये प्रोग्राम जो है दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करे। यही मेरा एक परमपिता परमेश्वर से दो हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन रहे। धन्यवाद सर। आपके आपका आशीर्वाद और किन्नौर वासियों का आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे। मैं हर समस्याओं को लेकर आपके समक्ष आऊंगा और आगे भी आपसे मुझे कोई किसी प्रकार का आपसे हमारे एमसीएन पेज के द्वारा लोगों को दर्शकों को कुछ हम मैसेज देना चाहे तो हम आगे भी आपको जोड़ते रहेंगे। इसके बाद हमारा पंचायत के 6 महीने के बाद एक जनता की अदालत चलेगी कि 6 महीने में क्या-क्या पंचायतों ने किया। सर 6 महीने में सबसे पहले सर मेरी वो डिमांड जरूर पूरा करना, रेन शेल्टर वाला। ठीक है जी, पक्का जी, पक्का पक्का, ये मैं तो पूरा सर मिलते पक्का करूंगा जी। जी, धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद जी, फिर बहुत जुड़ेंगे बहुत सर धन्यवाद आपसे। सर आपका। बहुत बहुत आपने जो मुझे मान सम्मान दिया, आपने अपने लाइव में बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं दो हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूँ। सर हमारा सौभाग्य है। नमस्कार सर, धन्यवाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ जुड़े थे ऐसे शख्सियत जिन्होंने एक अलग मिसाल से पंचायती जो है शैली को चलाया और अभी तक चलाते रह रहे हैं। पूरा गांव जो है उनके लिए समर्पित है और वो खुद इसलिए समर्पित है क्योंकि वो गांव के लिए जीते हैं, लोगों के लिए जीते। आपने देखा होगा उन्होंने किस प्रकार से उन्होंने पंचायत भवन का निर्माण किया, किस प्रकार से उन्होंने गेस्ट हाउस का निर्माण किया, किस प्रकार से उन्होंने पेयजल योजनाओं पर काम किया, किस प्रकार से उन्होंने पुल आदि पर निर्माण किया, किस प्रकार से उन्होंने जो ग्लेशियर है उस पर काम किया। बहुत सारे चीज़ों को यहाँ सीखने को मिला और मुझे भी फिर भी कई कमियां रहती है। जो एक कमी मेरे को दिखी थी मैंने साना जी से शेयर किया। शायद कभी कभार क्योंकि जो पू का एरिया जो ऊपर हाइट में आता है तो इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं रहता है कि क्या हम कर पाएंगे। तो यहाँ महामहिम सुशील साना जी आपका धन्यवाद के लिए बहुत बहुत हरी शरण ठाकुर जी आप जुड़े रहे मंच से। और मैं धन्यवाद। आज से हमारा एक नया एपिसोड है। हमने एक नया एपिसोड चलाया है, आओ गांव की विकास करें, ये 7 बजे चलेगा।
और आज इस एपिसोड में हमारी ये कोशिश रहेगी कि अब किन्नौर के अलावा बाहर के जो हमारे किन्नौर से बाहर के लोग हैं, हिमाचल से कहीं और जगह से, उनसे जानेंगे कि गाँव को विकास करने के लिए हमारे को क्या प्रयास करना चाहिए, क्या-क्या हमारे को गाँव में जो है लोगों से एक कैसे संपर्क करना चाहिए, किस प्रकार से गाँव डेवलपमेंट होगा, इन्हीं विषयों पर हम न नए लोगों को लेकर आएँगे। आज हमारे साथ जुड़ेंगे मुझे याद नहीं आ रहा, अभी मैं बताऊँगा। वो पीएचडी के विशेषज्ञ है और वो योगा के जो है बहुत माने जाने विशेषज्ञ, पीएचडी किया है। तो 7 बजे अभी लाइव आएँगे हमारे साथ। तो जुड़िए और ज़रूर जुड़िए, उनका लाइव ज़रूर देखेंगे। और उनकी जो वो एक सामाजिक एनजीओ भी है, सामाजिक एनजीओ चलाते हैं। बहुत सारी उन्होंने हिमाचल में काम किया है, ब्लड डोनेशन का काम भी करते हैं। और उमंग उनका एक फाउंडेशन है, उनके द्वारा वो शिमला में बहुत सारे आयोजन चलाते हैं और वर्तमान में वो भी एक चुनाव प्रतिनिधि के लिए उठ रहे हैं। तो बहुत सारी उनसे हम सीखेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मैं राम भगत नेगी, 7 बजे मिलेंगे।